हेलो गाइस, आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक लेसन में से, हर एक पोएम में से, फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट्स, हमने सब कुछ कवर करके जो है एक बहुत बेहतरीन वीडियो आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हमने कवर किए टोटल 15 क्वेश्चन जो कि आपके सभी लेसन में से कवर हैं। तो आपको जो है इसको ज़रूर कर सके जाना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज काफ़ी अच्छी होती है और अगर आपने अच्छा लिखा तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एज इज नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेट। Which characteristics of Bali help her achieve the wonder of visiting the town at such a tender age? ठीक है ना। मैडम राइट्स द बस में से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से आप गाइस लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत ही करो, क्योंकि ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए हमने डायरेक्टली बल्ली वाले से स्टार्ट किया है कि एज जो होता है ना, कभी भी कोई डिफरेंट चीज़ या फिर ग्रेट चीज़ करने के लिए कोई बैरियर नहीं होती है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बल्ली के अंदर ऐसी थी जिसकी वजह से इतने कम एज में वो जो है शहर घूम के आ जाती है बाय दी बस। ओके, तो क्वेश्चन तो हमारा हो गया। आंसर हम देखते हैं। इन टुडेज एरा एज इज़ नो मोर अ बैरियर। आज के युग में कभी भी एज जो है कोई बैरियर है ही नहीं। चिल्ड्रन आर डूइंग वंडर्स एट वेरी यंग एज। बच्चे काफ़ी कम उम्र में बहुत कुछ कर जाते हैं। सेम गोज विद बल्ली, और सेम बल्ली के साथ होता है। एट एन एज ऑफ 8 years बल्ली वॉज एबल टू परस्यू हर ड्रीम ऑल अलोन बाई ट्रेवलिंग इन अ बस टू टाउन। मतलब बल्ली की जो इच्छा होती है, उसका सपना होता है कि एक बार तो मैं कम से कम बस से ट्रेवल करके शहर जाऊं, तो वो चीज़ जो है वो पूरा कर लेती है। शी वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एक्सेप्ट दैट शी हैड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेड हर फुलफिल अ ड्रीम। मतलब वो और लोगों से अलग नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें एक्सेप्ट कि उसके पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से उसने अपना सपना पूरा किया। बल्ली वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अ बोल्ड गर्ल। बल्ली जो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की और बहुत ही बोल्ड लड़की होती है। शी हैड अ नॉलेज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसके पास पूरा नॉलेज था कि किस तरीके से मुझे प्लानिंग करना है, कि एग्जीक्यूट करना है। इवन इतना मतलब इस इवन उसकी प्लानिंग में चली भी जाती है, जाके वापस भी आ जाती है, उसकी माँ को पता तक नहीं चलता है। सी कंट्रोल हर विशेस टू सेव मनी फॉर द बस राइड। इतनी कम उम्र में वो लड़की जो है अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करती है, पैसे बचाती है बस राइडिंग के लिए। ऑल्सो सी वॉज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड लर्नर। और इसके साथ वो अच्छा ऑब्जर्व भी करती थी, लर्नर मतलब लोगों की बात सुन सुन के उसने इकट्ठे कर ली थी इन्फॉर्मेशन कि हाँ कितना रुपये लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठा कर ली थी। ऑल दीज क्वालिटीज मेड हर रियलाइज द ड्रीम ऑफ विजिटिंग द टाउन। Hence one should always remember that there is no age to learn and experience new things. इसलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए उसकी पर्टिकुलर कोई भी उम्र नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर इन अ मैडम राइड्स द बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स। मेंशनिंग द इंस्टेंसेस ऑफ गुड मैनर्स shown by the conductor in the story, write how you can make your life happy and observing good manners। ठीक है ना। जो हम देखते हैं मैडम राइस द बस के अंदर जो कंडक्टर का बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा है, एक एग्जाम्पल है गुड मैनर्स का। तो आपको बताना है गुड मैनर्स को मेंशन करते हुए ये जो स्टोरी है बल्ली वाली, तो आपको बताना है कि किस तरीके से लाइफ जो है हम हैप्पी बना सकते हैं गुड मैनर्स को ऑब्जर्व करके। सो आंसर इज द बस कंडक्टर इन मैडम राइस द बस कम्स अक्रॉस एज एन एमिएबल पर्सन विद प्लीजेंट मैनर्स एंड अ जनरल इंक्लिनेशन टू हेल्प एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। मतलब कंडक्टर जो है मैडम राइट्स ऑफ द बस के अंदर वो काफ़ी फ्रेंडली इंसान है, बहुत ही उसका प्लीजेंट मैनर्स है और हमेशा दूसरों की को हेल्प करने के प्रति उसका झुकाव है और हमेशा खुशियाँ मतलब बिखेरता रहता है। ही एग्जिबिट जेन्यून कंसर्न फॉर अ यंग गर्ल। उस छोटी लड़की के लिए उसके पास जेन्युइन में कंसर्न था। ट्रेवलिंग अलोन एंड मेक श्योर दैट शी इज कंफर्टेबली सीटेड एंड ऑल्सो ऑफर टू बाय समथिंग टू ड्रिंक। मतलब वो अपने आप को श्योर करवाया कि हाँ वो लड़की कंफर्टेबल बैठ गई है। साथ ही में उसने कुछ ऑफर भी किया कि तुम कुछ पीने के लिए खरीद लो। ही टेक्स इट इन अ गुड स्पिरिट व्हेन बल्ली डिमांड्स रिस्पेक्ट एंड डज नॉट विश टू बी ट्रीटेड एज ए साइड। उसने उस चीज़ की भी उसने उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से लिया जब बल्ली ये कहती है कि मैं जो है मुझे बच्चे की तरह ट्रीट ना किया जाए, मैंने पूरे पैसे दिए हैं तो मुझे भी पूरी सीट चाहिए, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं चाहिए। फोर सी हैड पेड हिम फॉर अ टिकट लाइक एवरीवन एल्स। सच पीपल आर नॉट जस्ट हैप्पी एंड प्लीज विद देमसेल्व्स बट ऑल्सो रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी। अब इस टाइप के जो लोग होते हैं ना,
सिर्फ खुद ही खुश नहीं होते बल्कि पॉजिटिव एनर्जी जो है आसपास के माहौल में फैलाते हैं। वर्ड्स लाइक प्लीज़ एंड थैंक यू शुड बी फ्रीक्वेंट पार्ट ऑफ आर कन्वर्जेशन। ऐसे वर्ड प्लीज़ और थैंक यू जो है हमारे कन्वर्जेशन का पार्ट होना ही चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट ओनली बेसिक एटिकेट्स बट ऑल्सो बिकॉज दे हैव अ मैजिकल इफेक्ट ऑन द लिसनर एंड ऑफन स्टिमुलेट्स अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो गाइज आजकल आपको पता है कि पहले ये होता था लॉन्ग क्वेश्चन में सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होता। पहले आपको कोई देते हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये चीज़ जो है आप इस रेफरेंस के हिसाब से बताओ कि एक मोरल एंड ऑल, कि क्या आपने उससे सीख मिली है वोट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड बुद्धा में किस्सा गोतामी अंडरस्टैंड सरमन एट बनारस वाला आपका ये चैप्टर है। तो इन्होंने कहा कि गौतम बुद्धा ने किस्सा गोतामी को किस तरीके से डेथ की रियलिटी को समझाया। किस्सा गोतामी ओनली सन है डैड। किस्सा गोतामी का इकलौता बेटा मर गया था। अपनी पीड़ा में वो अपने मरे हुए बच्चे को सारे पड़ोसी के पास ले गई और ये बोली कि मेडिसिन दे दो। देन अ मैन सजेस्टेड हर टू गो सुक्या मनी द बुद्धा। उसके बाद एक मैन सजेस्ट करता है कि तुम सुक्या मनी के पास जाओ। किस्सा गोतामी रिक्वेस्टेड गौतम बुद्धा टू गिव हर द मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन। अब किस्सा गोतामी जो है गौतम बुद्धा से बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा रिप्लाइड दैट ही वांटेड अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड हस्बैंड पेरेंट और फ्रेंड। बुद्धा इस बात की कंडीशन रख देते हैं कि मुझे उस घर से सरसों ला कर दे दो जहाँ पर कोई मरा ना हो। किस्सा गोतामी बेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाती है और लोग उसके प्रति दया भाव तो दिखाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिल पाता है जहाँ पर कि कोई किसी की डेथ नहीं हुई हो। सी थॉट हाउ सेल्फिश हैड बीन इन हर ग्रिफ। उसके बाद वो सोचती है कि मैं अपनी पीड़ा में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, और उसके बाद वो रियलाइज़ करती है कि डेथ जो है वो कॉमन है सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एंड हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम बिकम द बुद्धा। मतलब कैसे और क्यों गौतम बुद्धा जो है एक मतलब जो सिद्धार्थ गौतम है वो बुद्धा बन गए। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया के राजकुमार के रूप में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर लर्निंग द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू ग्रंथ को पढ़ने के लिए भेजा गया। 4 साल बाद वो घर वापस आए और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की। उनका एक बेटा भी हुआ जो कि और फिर वो 10 साल तक जो है आराम से रॉयल्टी वाली ज़िंदगी जी रहे थे। अप टू एज ऑफ 25 द प्रिंस वॉज सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। 25 साल की उम्र में उन्हें दुनिया के दुखों से मतलब कि उन्हें पता चला कि हाँ दुनिया में कितनी ज़्यादा दुख दर्द है। देन वाइल गोइंग आउट फॉर हंटिंग ही केम अक्रॉस बाई चांस सिक मैन एंड एजेड मैन अ फ्यूनरल प्रोसेसन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। तो एक दिन जब वो हंटिंग पे जा रहे थे तो उन्होंने बाई चांस उनको एक बीमार आदमी दिखा, एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखा और एक जो जो दाह संस्कार के लिए फ्यूनरल प्रोसेसन होता है उसको देखा। और बाद में देखा कि एक मॉन्क जो है वो बेगिंग मतलब दान मांग रहे हैं। दिस साइट मूव द प्रिंस सो मच एंड ही वेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड टू सीक अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज कंसर्निंग द सॉरो ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब इन चीज़ों ने जो है प्रिंस को पूरी तरीके से हिला दिया और फिर वो दुनिया छोड़कर चले गए, मतलब अपने घर परिवार छोड़कर चले गए कि एक ये ढूंढने की मतलब कि जो दुख का मनुष्यों के दुख का कारण है क्या। ही वॉन्डेड फॉर 7 ईयर, वो 7 साल तक इधर उधर घूमे और फाइनली पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। उसके बाद वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 7 दिन बाद। और आफ्टर दैट ही केम टू बी नोन एज बुद्धा। उनके बाद ही उस घटना के बाद ही उन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोजल में से व्हाट डज चुबुकोव एट फर्स्ट सस्पेक्ट दैट एंड दैट लोमोव हैज कम फॉर इज ही सिंसियर व्हेन ही later says and I have always loved you my angel as if you were my own son, find reasons for your answer। उन्होंने कहा कि चुबुकोव फर्स्ट क्या सस्पेक्ट करता है कि लोमोव उसके घर क्यों आया है, और जो ये स्टेटमेंट बोलता है कि हाँ तुम तो बड़े प्यारे हो मेरे बेटे की तरह हो, तो क्या वो इस बात को लिए सिंसियर था, ठीक है ना। उसके बाद आपको रीज़न के साथ इसका आंसर देना है। एट फर्स्ट चुबुकोव सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू बोरो सम मनी। शुरू में चुबुकोव सोचता है कि शायद लोमोव कुछ पैसे उधार लेने आया है जब वो इवनिंग ड्रेस में आया था उसके घर। ही लुक्ड इनसिंसियर when he told Lomov that he had always loved him and treated him as his own son because he decided Lomov should not given any money। मतलब वो स्टेटमेंट बोलता तो है लेकिन वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी सिंसियर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने मन में ही बना रखा है कि हाँ ये उधार लेने और मैं तो पैसा दूंगा नहीं। His attitude changed when Lomov asked for his daughter hand in marriage and he rushed out to call his daughter Natalia। उनका एटीट्यूड उस टाइम पे चेंज हो जाता है जब लोमोव कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तो वो फटाफट से अपनी बेटी नतालिया को बुलाने चला जाता है।
He was not sincere while telling Lomov that he had always loved him like his own son. He said all this only because Lomov had come with a proposal to marry his daughter. Lomov was a rich and handsome young man who could be suitable match to his daughter. So just for the sake of his daughter, Chubuko was trying to flatter Lomov. मतलब अपनी बेटी की सिर्फ भलाई के लिए वो लोमोव की मतलब एक तरीके से चापलूसी कर रहा था और उस वहीं पर उसकी तारीफ कर रहा था, ये बोल रहा था कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अमांडा टैकल द नेगिंग नेचर ऑफ हर पेरेंट्स। अमांडा ये पोएम में से है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में आपको पोएम्स में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर आपका पहला वाला टफ है तो क्यों ना हम पोएम वाले ही लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, ठीक है ना। तो आप इसलिए आप हर चीज़ को तैयार रखें। अमांडा अपनी नैगिंग जो नेचर होता है उनके पेरेंट्स का, नैगिंग मीन्स ऐसा नेचर जिसमें इंसान हर दूसरे व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी निकालने के लिए बैठा रहता है। एग्जाम्पल देना है आपको पोएम का और उसके बाद बताना है कि क्या वैल्यू जो है यहाँ पर अमांडा के लिए निकल कर आती है। सो आंसर इज अमांडा इज अ स्मॉल गर्ल हु इज टर्म्ड एज मूडी फॉर हर केयरलेस बिहेवियर। अमांडा एक छोटी लड़की है जिसको मूडी बोला जाता है वहाँ पर, मतलब चिड़चिड़ी टाइप, और उसका बिहेवियर बहुत ही केयरलेस है। सी इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर पेरेंट्स विच बिकम्स टू मच टू हैंडल। उसको इतने इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं अपने माँ बाप से कि वो बहुत ज़्यादा वो हैंडल नहीं कर पा रही है। शी इज़ नॉट टोल्ड टू ईट हर नेल्स। उस रूम में उससे बोला जाता है नाखून मत खाओ, प्रॉपर पोजिशन में बैठो। अमांडा रिस्पॉन्स to it in her world of imagination where she is mermaid drifting effortlessly by the languid river। तो अमांडा का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से रहता है कि वो एक इमेजिनेशन में चली गई है जहाँ पे वो एक मर्मेड है, एक टाइप की फिश मान सकते हैं, जो कि समुद्र में आराम से अकेले ड्रिफ्ट कर रही है मतलब। फर्दर सी इज आस्क्ड अबाउट क्लीनिंग हर रूम। उसके बाद उसे बोला जाता है तुम अपना रूम साफ कर लो, अपना होमवर्क कर लो, जिसके बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करती है कि मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में घूम रही हूँ और अपने नंगे नंगे पाँव से वो पैटर्न बना रही है, ठीक है ना। अमांडा देन वॉज टोल्ड, उसके बाद अमांडा को बोला जाता है कि चॉकलेट मत खाओ क्योंकि उसकी वजह से उसको एक्ने हो गया था। देन शी टेक्स द फॉर्म ऑफ रेपुंजल एंड विशेस टू लीव ऑन द टॉप ऑफ टावर अवे फ्रॉम द एवरीवन इन हर इमेजिनेशन। तब वो सोचती है कि काश मैं रेपुंजल ही होती जो कि टावर के टॉप पे रहती है अकेले अपने इमेजिनेशन में। तो अमांडा ये जो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल्स किस तरीके से करती है, अमांडा टैकल्स द कांस्टेंट क्रिटिसिज्म दैट शी रिसीव्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स बाय लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन की दुनिया में जीकर ही इन सारी प्रॉब्लम को टैकल कर रही है। It shows that despite facing criticism, Amanda is not ready to let go to her desire। इससे हमें ये पता चलता है कि उसके साथ कितना भी उसको कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना किया जाए, लेकिन अमांडा अपनी इच्छाओं को जाने नहीं देगी, उसको छोड़ने को वो तैयार नहीं है। सी हैज़ ए माइंड ऑफ हर ओन एंड सी विल नॉट कम टू द प्रेशर ऑफ हर पेरेंट्स। उसका खुद का दिमाग है और वो अपने घर वालों के प्रेशर के आगे नहीं झुकेगी। The chance placed on her in real world are unshackled by her in the virtual world. Her parents should not restrain। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग विद रेफरेंस टू द पोएम अमांडा बाय द रोबन क्लेन। रोबन क्लेन ने है पोएम लिखी है अमांडा, तो आपको बताना है कि प्रॉपर अपब्रिंगिंग की क्या इंपॉर्टेंस है इस पोएम को रेफरेंस देते हुए, ठीक है। तो आंसर हम देखते हैं, अपब्रिंगिंग प्लेज एन एसेंशियल रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन एडल्ट। वेन एवर विश टू एडमायर और क्रिटिसाइज समवन, जब भी हमें किसी की तारीफ करनी होती है, किसी की बुराई करनी होती है, हम हमेशा उसके पालन पोषण अपब्रिंगिंग पर सवाल उठा देते हैं। रॉबिन क्लेन पोएम अमांडा हाईलाइट द टेंशन इन द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। और ये जो पोएम है ये उसी चीज़ को लेकर है कि कितनी वहाँ पर टेंशन हो रखी है इन द प्रॉपर अपब्रिंगिंग टू इंस्टिल गुड वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल इन अ ग्रोइंग चाइल्ड कम्स एज फॉरमोस्ट ड्यूटी फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स की पहली ड्यूटी है कि वो बच्चों के अंदर अच्छे वैल्यूज डालें, मोरल प्रिंसिपल डालें। हाउ एवर द पोएम अमांडा शोज हाउ अ चाइल्ड फील्स ट्रैप्ड विद इन द क्लस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन अमांडा पोएम के अंदर हमें ये पता चलता है कि एक बच्ची, ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्शंस के जो है इतना सारा उसे ऑर्डर दिया जा रहा है, उसके अंदर वो ट्रैप होकर रह गई है। नो प्रॉपर स्पेस इज गिवन टू हर क्रिएटिविटी। उसकी खुद की क्रिएटिविटी के लिए कोई स्पेस नहीं दिया गया है, उसे हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट शी फील्स ट्रैप्ड एंड सीक्स एन एस्केप, जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करती है और वहां से बच निकलना चाहती है। हर इमेजिनेशन प्रूव्स टू बी हर एस्केप एंड ऑल्सो हर डिफेंस अगेंस्ट हर नेगिंग पेरेंट्स। तो उसकी इमेजिनेशन से ये पता चलता है कि वो इन सब चीज़ों से बचकर निकलना चाहती है और उसके जो नेगिंग पेरेंट्स हैं उनसे। सिचुएशन ऑफ अमांडा इज सो वर्स दैट शी विशेस टू बी एन ऑर्फन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब अमांडा की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब है कि वो एक ऑर्फन तक बनने को तैयार है ताकि वो अपने पेरेंट्स से छुटकारा पा सके। सी इमेजिन्स इनैक्टिंग वेरियस रोल्स वेरिंग फ्रॉम मर्मेड टू रेपुंजल। और वो मतलब अपने आप को कई सारे रोल में
इमेजिन करती है मर्मेड से लेकर रेपुंजल तक। अमांडा विशेस टू लिव अलोन एंड केयर फ्री। अमांडा क्या चाहती है? अकेले रहे, केयर फ्री रहे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अमांडा वेयर हर फ्रीडम इज कट शॉर्ट बाई कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। सो प्रॉपर बैलेंस शुड बी मेंटेन व्हेन डीलिंग विद सच डेलिकेट इश्यूज। तो इस इश्यूज़ पे जब भी बात आती है अपब्रिंगिंग पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सोच समझ के फैसले लेने होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आंसर लिखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द मोस्ट सिविलाइज्ड स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड बट समटाइम दे लैक द वैल्यूज विच आर बेटर एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स। इल्यूसिडेट करना है आपको स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू द पोएम। क्यों ह्यूमन बींग को तो वैसे मोस्ट सिविलाइज बोला जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन समटाइम उनके अंदर वैल्यूज़ की ऐसी कमी हो जाती है जो कि इंसान उससे अच्छा जो कि जानवर उनसे अच्छे परफॉर्म कर देते हैं। तो इसको आपको इस स्टेटमेंट को पोएम के साथ रेफरेंस देकर आपको बताना है। सो आंसर हम लिखेंगे, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द मोस्ट सिविलाइज्ड स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड बट समटाइम दे लैक द वैल्यूज विच आर बेटर एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स। इन द रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन्स हैव लॉस्ट देयर ओन नेचर। They have become selfish, jealous, restless, unhappy, and grumbling creatures. They grumble about their lives, live awake at night, cry over their sins, and discuss their duty towards God. मतलब वो इतने सेल्फिश हो गए, जेलस हो गए, रेस्टलेस हो गए हैं, अनहैप्पी हैं और हमेशा जो है कमी निकालते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ वो कंप्लेन करते रहते हैं ज़िंदगी को लेकर, रात में रोते हैं अपने पापों को लेकर, और इसके अलावा अपने ड्यूटी को भी डिस्कस करते हैं कि हमारा गॉड के प्रति क्या क्या ड्यूटी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन अगर हम बात करें वहीं एनिमल के बारे में, वो पीसफुल है, सेल्फ कंटेन्ड है, थैंकफुल है एंड हैप्पी क्रिएचर है। दे डू नॉट हैव, उनके पास ऐसी कोई क्रेज़ नहीं है कि हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग को इकट्ठा करें, और ना ही वो किसी के आगे झुकते हैं जैसे ही इंसान झुकता है। दे आर नॉट अनहैप्पी एंड इंडीड ब्रिंग आउट टोकन्स ऑफ मैन्स गुड नेचर लॉस्ट लॉन्ग अगो। तो इस वजह से वो अनहैप्पी नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास गुड नेचर ऑफ गुडनेस है। लॉन्ग अगो व्हेन ही पजेस क्वालिटीज़ लाइक लव, रिस्पेक्ट, कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। इंसान के अंदर भी पहले ये सारे गुण थे, लव, रिस्पेक्ट, कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस, बट विद दिस टाइम ऑफ सिविलाइजेशन ये सारे लॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन एनिमल अभी तक उसे रिमेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। इलाबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल व्हाट मैसेज वॉल्ट विटमैन वांट्स टू गिव टू द रीडर्स। मतलब इसके थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कभी भी किसी सिचुएशन को पे ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंप्लेन नहीं करते। कौन? जानवर जो है इस तरीके। और यही चीज़ जो है ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, कंप्लेन मत करो उस सिचुएशन पे। आंसर हम लिखेंगे, थ्रू दिस पोएम एनिमल्स वॉल्ट विटमैन वांट्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम दैट कम्स बिफोर अस। द पोएट says that animals who never complain about nature and adapt themselves to their surroundings are far better than humans। मतलब वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते नेचर को लेकर और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस सराउंडिंग में, तो वो इंसानों से काफ़ी बेटर है। ह्यूमन ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर नेचर एंड ट्राई टू चेंज इट, दिस मेक्स देम अनहैप्पी। एनिमल्स लिव्स लाइक with happiness and simplicity while humans remain unhappy due to their greedy behavior। Poet expresses his views that there is nothing great about humans। पोइट ये कहता है कि इंसान के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हम उसको अच्छा बोले, ग्रेट बोले। ह्यूमन ने अपने आप को इस तरीके से गिरा लिया है कि जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा नोबल और सुपीरियर लगने लग गए हैं कंपैरिजन में। नो डाउट ह्यूमन इसमें कोई शक नहीं कि ह्यूमन के पास भी ये टोकन्स ऑफ गुडनेस, लव, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेनमेंट, इंडिपेंडेंस सारी चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी साल पहले इन्होंने ये सारा चीज़ खो दिया है। एनिमल जो है अभी भी उनके पास नोबल वर्च्यूज़ हैं और इस वजह से वो इंसानों से ज़्यादा सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रैगन कस्टर्ड वॉज कंसिडर्ड अ कावर्ड। ये जो आपका पोएम है कस्टर्ड द ड्रैगन में से वो अलग क्वेश्चन है कि कस्टर्ड को सब लोग कावर्ड समझते हैं, डरपोक समझते हैं, लेकिन वो जो ड्रैगन है वो एडवर्सिटी की सिचुएशन में अपनी बहादुरी को प्रूव करता है। तो आप उसकी क्वालिटी को एनालाइज करते हुए बताओ कि जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, लाइक ब्रेवरी एंड करेज आर सिचुएशनल एंड स्पॉन्टेनियस। इसको लेकर आपको पोएम के रेफरेंस को लेकर आंसर लिखना है। तो इट इज़ ट्रू दैट ब्रेवरी एंड करेज आर सिचुएशनल एंड स्पॉन्टेनियस। ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों के अंदर जो बहादुरी होती है या फिर साहस होता है वो सिचुएशनल होता है, सिचुएशन पे पता चलता है।
कस्टर्ड द ड्रैगन डज नॉट बोस्ट ऑफ, उसने कभी भी अपनी बहादुरी का डींग नहीं हाँका जैसे बेलिंडा के और पेट हाँकते थे। दे बोस्टेड ऑफ देयर ब्रेवरी एंड मेड फन ऑफ द ड्रैगन, उसकी मतलब बेलिंडा के जो और पेट थे वो अपनी बहादुरी की तो डींगे हाँकते थे, और ड्रैगन की जो क्वाडाइस है वो इतना डरता था, हमेशा सेफ केज की तलाश में रहता था, तो उसका मजाक उड़ाते थे। बट व्हेन द रियल डेंजर केम, लेकिन जब रियल में डेंजर आया कोई भी उस डेंजर को फेस नहीं कर पाया, सबके सब छुप गए घर के किसी कोने में। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन था जिसने हिम्मत की कि उस पायरेट को फेस करे, और जो है जबकि उस पायरेट ने उसको धमकाने की कोशिश करी थी, डराया था पिस्टल और नाइफ से, बट स्टिल कस्टर्ड द ड्रैगन रोज टू द सिचुएशन, शोड हिज रियल ब्रेवरी एंड गॉबल्ड अप द पायरेट. So it was a dangerous situation and Custard behaved bravely in this situation. So we can say that qualities like bravery and courage can only be tested when someone is actually put in dangerous situation. तो आप ऐसी क्वालिटी को तभी चेक कर सकते हो जब कोई इंसान सच में डेंजरस सिचुएशन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट. प्रूव दिस स्टेटमेंट विद स्टैंड्स फ्रॉम द जर्नी टेकन बाय रिचर्ड एब्राइट फ्रॉम द लूजिंग एट द साइंस फेयर टू विनिंग एट द इंटरनेशनल फेयर. मतलब स्टेटमेंट क्या हमें दिया है कि जो सफलता आती है ना वो विफलता से ही निकल कर आती है. इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है आपको उस रिचर्ड एब्राइट की जर्नी से कि किस तरीके से साइंस फेयर में जीत कर और बाद में वो इंटरनेशनल फेयर जीत जाते हैं. ठीक है ना. तो ये जो साइंटिस्ट वाला चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. तो आंसर देख लेते हैं. सक्सेस इज द फ्रूट ऑफ फेलियर, इट नेवर कम्स स्ट्रेट. कभी भी सक्सेस जो है सीधे रूप में नहीं आती, बल्कि बहुत सारा फेलियर जो है हमें उसको देखना पड़ता है, और यही चीज़ हमें देखने को मिलता है रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में. although he earned टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, हमें पता है कि उसको स्कूल में हर चीज़ में टॉप ग्रेड मिलता है, लेकिन फिर भी वो और बच्चों की तरह ही था. उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी फेलियर्स देखे थे, और हर फेलियर ने उसे जो है और मजबूत किया और जीतने के लिए उसको और जो है बढ़ावा दिया. व्हेन ही वॉज इन 7th ग्रेड, जब वो सातवीं ग्रेड में था, तो उसने कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और उसने फ्रॉक टिश्यूज़ के स्लाइड को डिस्प्ले किया, लेकिन वो प्राइज़ नहीं जीत पाया. दिस मेड हिम डिटरमाइंड टू विन द प्राइज, और इसी वजह से उसने अब निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे प्राइज जीतना ही है. एंड इन 8th ग्रेड ही अगेन पार्टिसिपेटेड विद एक्सपेरिमेंट ऑफ वायरल डिजीज इन मोनार्क कैटरपिलर्स एंड वॉन दी प्राइज. जब उसने एक्सपेरिमेंट किया वायरल डिजीज इन मोनार्क कैटरपिलर्स, तो वहाँ पे प्राइज जीत किया जब वो 8th ग्रेड में थे. द वेरी नेक्स्ट ईयर ही पार्टिसिपेटेड विद एक्सपेरिमेंट ऑफ वेदर वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी द मोनार्क बटरफ्लाइज इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम दी वर्ड्स, एंड दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट third prize in the overall country science fair. And finally, for his advanced experiment on the monarch pupa, won first place at international science fair. Thus, for Richard Ebright, we can say that success is failure turned inside out. Next question है, describe the contribution of his mother in Richard Ebright life. रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में उनकी मदर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो और क्या रोल उन्होंने प्ले किया इसको साइंटिस्ट बनाने में, एब्राइट को साइंटिस्ट बनाने में क्या इंपॉर्टेंट रोल था उनका. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, दे से दैट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन स्टैंड्स अ वुमन, कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है. और रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में जो कि वो साइंटिस्ट बना, तो उनकी माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एब्राइट फादर की डेथ हो गई थी जस्ट जब वो सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड में थे. तो फिर उसके बाद उनकी माँ ने अपनी ज़िंदगी का फोकस ही उसको बना लिया, किसको, एब्राइट को. उसकी मदर ने उनको इनकरेज किया कि interest in learning. She knew that her son had driving curiosity along with the bright mind. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting material and other equipment. जो भी चाहिए होता था उसे दिलाती थी. इसके अलावा उन्होंने एब्राइट की काफ़ी तरीके से हेल्प की थी. उनकी माँ ही थी जिन्होंने उनको बुक दिया था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड. सी ऑल्सो रोट टू डॉक्टर अर्खट, और ये वही थी जिन्होंने डॉक्टर अर्खट को लेटर लिखा था कि हाँ आप मेरे बेटे को गाइड कीजिए. उस साइंटिस्ट ने फिर रिचर्ड की काफ़ी हेल्प करी, उन्हें गाइड किया, और उससे हम ये कह सकते हैं कि उनकी मदर ही वो थी जिन्होंने एक्चुअली सेप्ट हिम इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फुटप्रिंट्स में से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं. मटिल्डा सफर्ड बिकॉज ही वॉज नॉट कंटेंट विद वॉट लाइफ हैज़ गिवन टू हर. मटिल्डा ने इतना दुख अपनी ज़िंदगी में इसलिए झेला क्योंकि जो भी उसको ज़िंदगी में मिला उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी. क्या अब मतलब डू यू एग्री वी शुड बी कंटेंट विद वॉट लाइफ, क्या आप एग्री करते हैं कि हमें जो भी ज़िंदगी में मिलता है उससे हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए.
आंसर डेफिनेटली सही होगा। इट इज़ ट्रू दैट कंटेनमेंट इन वंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना, तो आप पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते। वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट वी हैव एंड शुड नॉट क्रेव फॉर वॉट वी डोंट हैव। हमें उस चीज़ को लेकर खुश होना चाहिए जो हमारे पास है, बल्कि उसके लिए रोना नहीं चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। मटिल्डा सफर्ड इन हर लाइफ बिकॉज ही वॉज नॉट कंटेंट इन हर लाइफ। मटिल्डा ने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख इसलिए झोले क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थी। सो वॉज अ प्रेटी ब्यूटीफुल लेडी एंड मैरिड एन ऑनेस्ट पर्सन। वो बहुत सुंदर लेडी थी और एक ऑनेस्ट पर्सन से उसकी शादी हुई थी। वो वैल्यूज़ में तो काफ़ी रिच था, लेकिन पैसे में वो मॉडरेटली में था। मटिल्डा वॉज नॉट कंटेंट। मटिल्डा जो उसकी जॉब और सैलरी से सेटिस्फाई नहीं थी। वो चाहती थी कि एक लग्जीरियस लाइफ जी सकती, लेकिन वो उसके हस्बैंड उसे उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वंस ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड अ हाई प्रोफाइल पार्टी। एक बार जब उसे चांस मिलता है हाई प्रोफाइल अटेंड करने का, तो उसके पास ना तो प्रॉपर ड्रेस होती है ना ज्वेलरी होती है। तो इस वजह से वो ड्रेस तो खरीद लेती है, लेकिन नेकलेस को ले लेती है उधार फ्रॉम हर फ्रेंड। उसके बाद वो पार्टी में जाता है खो, और उसके बाद उसको सिर्फ उसको पे करने के लिए उसे 10 साल लग जाते हैं, एक लॉन्ग टाइम लग जाता है। हर ओवर एम्बिशन एंड क्रेज फॉर लग्जरी रूइंड हर लाइफ। उसका जो ओवर एम्बिशन था और क्रेज था लग्जरियस लाइफ जीने का, वो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। वन मस्ट बी सेटिस्फाइड विथ वॉट वन हैज़ इज़ द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम हर लाइफ। और उसके ज़िंदगी से हमने यही सीखा कि हर इंसान को जो भी उसके पास है उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैक ड्राइवर अपीयर्स टू बी हैम्बल, कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज नॉट। हैक ड्राइवर जैसे लॉयर आता है उसको दोस्ती कर लेता है तो उसे हम्बल लगता है, कोऑपरेटिव लगता है, फ्रेंडली, लेकिन एग्जैक्टली में होता नहीं है। आपको करना है एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर दैट अपीयर्स कैन बी डिसेप्टिव। स्टेटमेंट क्या दिया कि अपीयर्स जो मतलब जैसा दिखता है ना, वो ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। So answer is, it is absolutely true that appearances can be so deceptive as it is proved true in the context of the hack driver. The hack driver appeared to be humble, cooperative and friendly, but as a matter of fact he was not. Lutkins was a very clever man. He kept the secret about his identity hidden by not letting the lawyer talk to any person in the New Muriel. Though he drove him so many places and person, but he did not let him talk to any one of them. मतलब बहुत लोगों से बात करता है लेकिन किसी को उससे बात नहीं करने देता है। The hack driver seemed to be very simple countryman ready to help. He showed affectionate behavior. He left favorable impression on the narrator mind. However, the second visit brought the truth in the front of his eyes. He came to know that Bill himself was Lutkins, who made him a laughing stock of the entire town. This must have hurt him एंड थॉट हिम दैट बेटर लेसन। अब जब उसको पता चलता है कि हाँ ये तो लुटकिंस ही था जिसने मुझे इतना घुमाया और वही बिल था, वही हैक ड्राइवर था, तो उसको डेफिनेटली बहुत ही दुख हुआ होगा और उसने एक लेसन सीखा होगा कि कभी भी हमें इंसान को मेंटली अलर्ट रहना चाहिए। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ जो इंसान जैसा दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कि अपीयरेंसेस भी कभी कभी डिसेप्टिव हो सकते हैं। और अब लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका भोली के अंदर में से ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली इन योर ओन वर्ड्स हाईलाइटिंग हर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए हार्मलेस डम्प काउ टू अ फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट गर्ल। भोली जो थी वो रामलाल यंगेस्ट डॉटर, सबसे छोटी लड़की थी। जब वो 10 महीने की थी खटिए से गिर गई थी, पार्ट ऑफ ब्रेन डैमेज हो गया था, इस वजह से हमेशा बैकवर्ड चाइल्ड बन के रह गई। उसका फेस परमानेंटली डैमेज हो गया, डिसफिगर हो गया। जब उसको पॉकमक्स हो गए थे 2 साल में, उसने बोलना भी शुरू किया 5 ईयर्स में, और वो भी हकलाकर। शी वॉज a neglected child, none cared for her. Other children mimicked and laughed at her, but when she was sent to school, her life totally changed. Her teacher was kind and sympathetic. She encouraged and inspired her to rise higher life. The teacher gave her confidence and encouragement that she needed so badly. Being an obedient child, भोली did not oppose the proposal of, मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद भी जब उसके एक अनइक्वल मैच से शादी तय हो जाती है तो एक ऐसे ओबिडेंट चाइल्ड वो शादी के लिए मना नहीं करती है और बूढ़े लंगड़े आदमी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है जस्ट फॉर दी ओनर ऑफ दी फैमिली। बट वेन विसम्बर इंसिस्टेड ऑन डिमांडिंग, लेकिन जब विसम्बर 5000 दहेज का डिमांड कर देता है फॉर मैरिंग अ गर्ल विद पॉक मार्क्स, सी रिवोल्टेड, तब उसका पारा हाई हो जाता है। सी थ्रो दी वेडिंग गार्लैंड, फिर वो बरमाला को आग में फेंक देती है और ऐसे ग्रीडी मीन पर्सन से शादी करने के लिए मना कर देती है। और उसके बाद वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपने बूढ़े पेरेंट्स का देखभाल करेगी और अपने गांव में के और लड़कियों को स्कूल में पढ़ाएगी उसी स्कूल में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके टोटल 15 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल सके।